नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माई एग्ज़ाम अड्डा पे। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित संपूर्ण अध्ययन को शुरू करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हो। जैसे कि चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर भी यह पाठ्यक्रम आपकी भरपूर मदद कर सके, इसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। तो चलिए आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला अध्याय है, यह है संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अर्थात ये कि जो भारतीय संविधान है, अर्थात जो भारत का एक पवित्र पुस्तक है, जिसके अनुसार भारत के संपूर्ण जनता, संपूर्ण शासन प्रशासन सब कुछ संचालित होता है, इसके बनने में क्या अहम भूमिका रही इतिहास की। अर्थात क्या भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन की उपज है, या फिर भारतीय संविधान एक बहुत ही व्यापक समयावधि में बना हुआ एक पवित्र दस्तावेज है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसी के सवाल के जवाब के लिए हम भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ने चल रहे हैं। यह जो पॉइंट है, ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ यह हर एक उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो कि इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जानता है या जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि जब तक ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नहीं जाना जाएगा, तब तक हम वास्तव में भारतीय संविधान को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज हम अपने वर्तमान को जानने के लिए इतिहास का सहारा लेते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ से विकसित होती होती जो प्रणालियाँ थीं, वह आज हमारे बीच में इस विकसित रूप में प्राप्त हुई हैं, कुछ इसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बनकर तैयार हुआ। तो आज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बीच में बनकर तैयार हुआ है, यह वास्तव में आज की जनता, आज के समाज के अनुसार बना हुआ है। परंतु क्या यह समाज उस समय में भी, प्राचीन काल में भी, अर्थात अंग्रेजों के काल में भी इसी तरीके का था? हरगिज़ नहीं। तो उस समय जिस तरीके का समाज था, उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कह सकते, परंतु जो भी दस्तावेज तैयार होते थे, उनको पढ़ते हुए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुँचेंगे तो हम समझ पाएंगे कि किस समाज से आज हम किस समाज में आ गए, और किस समाज के उस समाज के जो भी दस्तावेज थे, आज वो इस समाज के अनुसार किस तरीके से परिवर्तित हो चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि आखिर संविधान है क्या, संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान का एक बहुत ही साधारण सा मतलब है कि एक समान विधान, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ऐसी विधा जो कि सबको माननी है और जिसके अनुसार कोई भी समाज संचालित होता है, उसी को हम सरल शब्दों में संविधान कहते हैं। वास्तव में संविधान कोई बहुत जटिल विषय नहीं है और ना ही बहुत ही इसे समझने की आवश्यकता है। इसे आप महसूस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि जिस तरीके से आप एक घर में रहते होंगे, तो आपके घर का भी एक रूल होगा, एक रेगुलेशन होगा कि आपको भाई 8 बजे के पहले भोजन कर लेना है, 9 बजे के पहले भोजन कर लेना है, 7 बजे के पहले जितने भी लोग बाहर रहते हैं सब अंदर घर पर आ जाएं, कोई भी 8 बजे के बाद बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा। कुछ ऐसे नियम कानून हर एक घर में बने रहते हैं। तो बस उसी तरीके से हमें समझना है कि संविधान भी कुछ ऐसा ही नियमों का एक समूह है, जो कि एक देश के अंदर जितने भी नागरिक रह रहे हैं उनके लिए कुछ बनाए गए नियम कानून हैं कि भैया आपको इस देश में रहना है तो इस तरीके से रहना है, ये नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो बोले कौन से नियम? बोले जो इस किताब में लिखे हुए हैं। वह किताब कौन सी है? यह किताब संविधान के नाम से जानी जाती है। तो कोई बहुत परेशान होने जैसी बात नहीं है। तो संविधान क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आइए उस पर प्रकाश डालते हैं। लिखा हुआ है, हर समाज के कुछ मूलभूत नियम होते हैं और उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। अलग अलग समाजों के बीच का जो फर्क होता है वह पता चलता है। साथ ही साथ बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। परंतु आधुनिक देश में यह सहमति
आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है, और यह जो लिखित रूप में दस्तावेज होता है, इसी दस्तावेज को हम सरल शब्दों में संविधान नाम से संबोधित करते हैं। संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं जो हैं वो ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई हैं। इसीलिए ब्रिटिश शासन की कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन के विविध रूपरेखा निर्मित किए गए। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और हमारी जो राज्य व्यवस्था है, हमारी जो राज्य तंत्र है, इस पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। और इसी वजह से भारत के संविधान के निर्माण को हम बेसिकली दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक वह समय जब भारत में कंपनी का शासन था, अर्थात आपको पता होगा कि भारत में कंपनी व्यापार करने आई थी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो उसने जब 1773 से लेकर के सन 1858 तक भारत के राजनीति में हस्तक्षेप किया, तो उसने किस तरीके से भारत की राजनीति को संचालित करने का प्रयास किया, उसे हम कंपनी का शासन कहते हैं। वास्तव में इसे हम व्यापक तौर पर तब पढ़ते हैं जब हम आधुनिक भारत का अध्ययन करते हैं, परंतु यहाँ पर हम संविधान पढ़ रहे हैं, तो विषय से न भटकते हुए हम सिर्फ और सिर्फ उस समय के जो भी संवैधानिक विकास थे बस उन पर प्रकाश डालेंगे, ना कि किसी और बात पर। तो सन 1773 से लेकर के सन 1773 से लेकर सन 1858 तक कंपनी का शासन भारत में रहा। उसके बाद सन 1858 में जो क्रांति हुई, इस क्रांति के चलते भारत के अंदर से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत के शासन को ब्रिटिश साम्राज्ञी ने अपने हाथ में ले लिया। और वहाँ से अर्थात 1858 से भारत में सम्राट का शासन शुरू होता है। बहुत ही सरल शब्द में बता रहा हूँ। इसे हम जब भारतीय मतलब कि ये देखेंगे, स्वतंत्रता का अध्ययन करेंगे, तब हम इसका एक व्यापक अध्ययन करेंगे, परंतु अभी हमारा वो विषय नहीं है। हमारा विषय मात्र इतना है कि जब सन 1773 से लेकर सन 1858 की क्रांति से पहले तक जो कंपनी का शासन था, उसने किस तरीके के कानून बनाए। उन सन 1858 से लेकर 1947 अर्थात भारत के आज़ाद होने तक जो सम्राटों ने कानून बनाए वो किस तरीके से थे और उन्होंने किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावित किया, वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कंपनी का शासन सन 1773 से लेकर सन 1858 तक रहेगा। तो हम सबसे पहले सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर आखिर सन 1600 ईस्वी में कंपनी आ गई थी, 173 साल अर्थात हम कह सकते हैं सन 1600 ईस्वी में कंपनी आई, लेकिन सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम लोग भारत के अंदर से संवैधानिक विकास का अध्ययन शुरू करते हैं। तो आखिर इन सालों में क्या हुआ, अर्थात सन 1600 से लेकर के सन 1773 का जो समय अंतराल था, अर्थात 173 साल का जो समय है, इन बीच में ऐसा क्या हुआ कि हम उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही बेसिक सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। सन 1600 ईस्वी में भारत के अंदर कंपनी की स्थापना होती है और उद्देश्य था कंपनी को व्यापार कराना। शुरुआत में कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम भारत को गुलाम बनाएंगे। शुरुआत में यही उद्देश्य था कि भारत में व्यापार करेगी कंपनी, मुनाफा कमाएगी और मुनाफा कमा करके कंपनी अपने देश लौट जाएगी। परंतु कंपनी के जो कर्मचारी थे, इन्होंने भ्रष्टाचार किया और कंपनी को लाभ दिलाने के बजाय अपने आप को लाभ दिलाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। इस वजह से कंपनी कमज़ोर होती गई और उसके कर्मचारी मजबूत होते गए। जब उसके कर्मचारी मजबूत होते गए तो उन्होंने वहाँ पर भारत में एक एम्पायर खड़ा करना शुरू किया। तो जो इंग्लैंड का राजा था, उसे लगा कि ऐसे ही एक समय आएगा जब कंपनी के कर्मचारी इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे भारत में रह के कि वो कभी न कभी इंग्लैंड पर भी हमला कर सकते हैं। और कंपनी जो इंग्लैंड का राजा था, वह इंतज़ार कर रहा था कि कभी कंपनी ऐसा मौका दे कि हम कंपनी के शासन को अपने हाथ में ले ले,
या फिर उसे रेगुलेट करने का छोटा मोटा प्रयास कर सकें। समय आखिर आ ही जाता है सन 1773 में। सन 1773 के दौरान कंपनी काफ़ी घाटे में चली गई। सन 1757 प्लासी का युद्ध, सन 1764 बक्सर का युद्ध, सन 1765 इलाहाबाद की संधि, इन तमाम क्रियाओं से कंपनी काफ़ी फायदे में तो आई, लेकिन कंपनी के वास्तविक फायदे कंपनी के कर्मचारियों को मिले, ना कि कंपनी को। तो कंपनी जब घाटे में आई तो कंपनी ने धन के लिए, मतलब उधार पाने के लिए इंग्लैंड के राजा से गुहार लगाई कि आप हमें कुछ उधार पैसे दे दीजिए। बस इंग्लैंड के राजा को यह मौका मिल गया और उन्होंने कहा कि आपको जिस उद्देश्य से भेजा गया था, अर्थात व्यापार करने के उद्देश्य से, आप उसमें विफल रहे हैं और आपने कंपनी के संचालन को पूर्ण रूपेण सही ढंग से नहीं चलाया है, तो ऐसे में अब हम इस पर थोड़ा बहुत रेगुलेशन स्थापित करेंगे। तो रेगुलेशन यहाँ से शुरू हुआ सन 1773 से, लेकिन सन 1858 तक आते आते थोड़ा थोड़ा ये लोग रेगुलेट करते रहे। लेकिन जब 1858 में क्रांति हो गई तो फिर इंग्लैंड के राजा को पूरा मौका मिल गया कि अब तुम लोग एकदम से बेकार हो, अब तुम लोग यहाँ से बंद करो अपने बोरिया बिस्तर और पूरा का पूरा शासन अब हम चलाएंगे। अर्थात सन 1858 से कंपनी के शासन के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट का शासन स्थापित हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आखिर सन 1600 से लेकर सन 1773 तक क्या हुआ, फिर सन 1773 में ऐसा क्या हुआ, क्यों आखिर रेगुलेटिंग एक्ट को लाना पड़ा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट नाम से स्पष्ट है, रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब कि कोई कार्य कर रहा है उसे थोड़ा सा नियंत्रित करना और रास्ता दिखाना। तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। क्यों? क्योंकि पहली बार कंपनी के कार्यों में सम्राट ने, मतलब कि साम्राज्य ने हस्तक्षेप करना शुरू किया था। तो इससे क्या क्या प्रावधान बने? पहला प्रावधान ये बना कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था यह। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई कि हाँ, अब व्यापारिक कार्यों के अलावा आप प्रशासनिक कार्य भी कर सकते हैं और वहाँ पर राजनीतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, अर्थात वहाँ पर कोई एक केंद्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठाया जाएगा और उसके द्वारा संपूर्ण भारत पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जाएगी। तो ये पूरे जो 3 पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे और क्यों यह महत्वपूर्ण था। तो पहली बात कि पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया जाए। साथ ही साथ कंपनी को यह मान्यता दी गई कि भारत में वे प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को कर सकते हैं। साथ ही साथ केंद्रीय प्रशासन के लिए कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बैठाया जाएगा और उसी के अधीन सब काम करेंगे। और यही केंद्रीय प्रशासन के चलते बंगाल के अंदर गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वास्तव में प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध में जो क्लाइव था वो बंगाल का गवर्नर था, लेकिन गवर्नर के पद को सन 1773 से गवर्नर जनरल के पद में बदल दिया गया और साथ ही साथ एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और पहले गवर्नर जनरल बनाए गए वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉइंट समझिएगा। सन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यहाँ से गवर्नर जनरल को बनाने की बात की गई और साथ ही साथ गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। अब आप यहाँ पर महसूस कीजिए कि यह वही पद है जो आज के समय में भारत में राष्ट्रपति का है और ये जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद है ये वही है जो आज का हमारा मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद है। क्लियर करते चलिएगा, ठीक है ना। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता के अंदर सन 1774 में एक उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश बैठाया गया और 3 अन्य न्यायाधीश इसके अंदर बैठाए गए। ठीक है, तो जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। क्या नाम था? सर एलिजाह इम्पे इनका नाम था और इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी बैठाए गए। मद्रास, बम्बई और बंगाल के जो गवर्नर थे
ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। हालांकि बंगाल का ही गवर्नर जनरल बन गया। तो भारत के अंदर जो 3 प्रेसिडेंसीज थीं, समझिएगा, एक मद्रास में था, ठीक है, एक बम्बई में था और एक बंगाल में था। तो मद्रास, बंगाल और बम्बई, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसी के अधीन बम्बई और मद्रास के भी गवर्नर की ताकत को समाहित कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अर्थात जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया गया। और इसने भारत के अंदर जो राजस्व, नागरिक और जो भी सैन्य मामले थे, इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अर्थात ब्रिटिश सरकार ने यह नियम बना दिया कि वहाँ पर जितने भी राजस्व से संबंधित, नागरिकों से संबंधित और सैन्य मामलों से संबंधित कार्य हो रहे हैं, उनकी जानकारी हम तक पहुँचाई जाए। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को जो निजी व्यापार था उसे करने और भारतीय लोगों से उपहार अर्थात रिश्वत लेने को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मूल उद्देश्य यही था कि कंपनी पर ब्रिटिश सम्राट का अर्थात ब्रिटिश सरकार का कुछ नियंत्रण स्थापित हो सके। क्लियर है। अब सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थीं। उन कमियों को दूर करने के लिए सन 1781 का एक संशोधन अधिनियम, इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, इसे लाया गया। वास्तव में इसे बंदोबस्त कानून अर्थात एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसके तहत 2-3 कानून दिए गए। क्या क्या? इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। अर्थात कि गवर्नर जनरल और जो सर्वोच्च न्यायालय और जो उसकी काउंसिल है, इसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं रखा जाएगा। किस सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही भैया? इस सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है जिसकी स्थापना सन 1774 में की गई है। ठीक है। दूसरी बात, इस कानून में राजस्व संबंधित मामलों और राजस्व वसूली से जुड़े जो भी मामले थे, इनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अर्थात क्या हुआ? यहाँ पर इनको ये लगने लगा कि जो सन 1773 में हमने कानून बनाया है, इससे तो थोड़ा बहुत कमजोरी आएगी। किसके अंदर? गवर्नर जनरल के पावर में। तो उन्होंने एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया। कब? सन 1781 ईस्वी में। और सन 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट को ला करके 2 बातें और जोड़ दी। क्या जोड़ दिया? कि जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और जो इसकी काउंसिल है, इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, इसका कोई भी कानून लागू नहीं होगा। साथ ही साथ और क्या बात हुई? और बात ये हुई कि जो राजस्व संबंधित मामले हैं, मतलब धनुगाही से संबंधित मामले हैं, उनसे जुड़े जो भी मामले हैं, उनको भी सर्वोच्च न्यायालय की किसी भी कानून को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर लूटने की एक नई परंपरा। ओके। फिर आता है सन 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। तो सन 1773 के कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया ही गया। फिर इसमें जो कमियां थीं उसे भी दूर करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया सन 1784 ईस्वी में। यहाँ पर 2 ये मिस्टेक से है, इसे सुधार लीजिएगा। ये जो 2 है इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है। तो सन 1782 ईस्वी में अस्तित्व में आया। इसके अंदर क्या हुआ? पीट्स इंडिया एक्ट। इसके लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे और जो वाणिज्यिक कार्य थे, इनको अलग कर दिया गया। साथ ही साथ जो निदेशक मंडल अर्थात जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसको कंपनी के व्यापारिक मामले दे दिए गए। लेकिन राजनीतिक मामलों के जो प्रबंधन थे, इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई। अर्थात 2 नए पद बताए गए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। ठीक है ना। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, इसे क्या कहा गया? इसे व्यापारिक मामले सौंपे गए। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, इसे राजनीतिक मामले सौंपे गए। इस तरीके से यह देखा गया कि भारत के अंदर द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हो गई। पहली बार ही सही, परंतु भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हो गई। अर्थात राजनीतिक कार्य कोई दूसरा निकाय देखेगा और राजनीतिक कार्य कोई दूसरा निकाय देखेगा। साथ ही साथ जो नियंत्रक बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसको यह भी शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था।
किन किन कारणों से? पहला कारण यह कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरी बात, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन को पूर्ण रूप से नियंत्रण प्रदान किया गया। तो सन 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके दो महत्वपूर्ण आयाम थे। एक तो ये, जितने भी क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन था उसे पहली बार क्या कहा गया? पहली बार इसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और दूसरी बात, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को अलग किया गया, और साथ ही साथ BOC और BOD दो संस्थाएं बनाई गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये व्यापारिक मामलों को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को। ठीक है, अगला पॉइंट आइए शुरू करते हैं। ठीक, 1781 के अंदर कुछ और भी बातें थीं, उसे भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे 1781 पहले बताना था, 84 बाद में। तो 81 को मैंने बता दिया था आपको 2 पॉइंट, इसके अलावा 81 के कुछ और भी पॉइंट हैं। 81 के द्वारा ही कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया गया, लेकिन गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को छोड़ करके। इससे यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय में हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद विवाद के मामले तय किए जाएंगे। और इस कानून के द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि जो प्रांतीय न्यायालय हैं, इसकी अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल में दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। इस कानून के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम और विनियम बनाने के लिए अधिकार दे दिए गए। तो कुल मिलाजुला कर के गवर्नर जनरल की पावर को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर कर दिया गया 1781 के संशोधन अधिनियम के द्वारा। सन 1784 का हमने देख ही लिया, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर आता है सन 1786 का अधिनियम। सन 1786 का जो अधिनियम है, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पर नियुक्त किया गया, और उसने यह पद स्वीकार करते ही 2 शर्तें मांगी या सामने रखी। क्या क्या? एक तो उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद दे दिया जाए, और ये जो शर्त है इसे सन 1786 के कानून के प्रावधानिक रूप में आगे चल करके जोड़ दिया गया, और उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल से जो निर्णय थे उनके नियमों को मानने या न मानने का अधिकार दे दिया जाए। अर्थात 1786 का जो अधिनियम था, इसने गवर्नर जनरल की ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाने का कार्य किया। क्या? एक तो कमांडर इन चीफ के पद दे दिया, पूरा कमांडर इन चीफ की ताकत गवर्नर जनरल को सौंप दी। साथ ही साथ जो भी काउंसिल में 4 मेंबर थे, उन 4 मेंबरों के द्वारा दिए गए जो भी निर्णय थे या फिर जो भी मत थे या जो भी सुझाव थे, उसे गवर्नर जनरल मानेगा कि नहीं मानेगा, यह गवर्नर जनरल की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया। फिर आता है सन 1793 का चार्टर कानून। इस कानून की क्या विशेषताएं थी? इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। अर्थात बॉम्बे और मद्रास के जो भी प्रेसिडेंसी सरकार थी, उन पर गवर्नर जनरल के ताकत को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। साथ ही साथ भारत के अंदर व्यापार के एकाधिकार, जो व्यापार का एकाधिकार का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत में कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा देश कोई भी व्यापार नहीं कर पाएगा। इस एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए और भी बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ इसमें व्यवस्था दी गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी सदस्य थे तथा जो भी कर्मचारी थे, उनको जो सैलरी मिलेगी उसका भुगतान भारत के राजस्व से ही किया जाएगा। यह भी सन 1793 के चार्टर कानून में शामिल किया गया। ये सब बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा सन 1813 का चार्टर महत्वपूर्ण है। सन 1813 के चार्टर में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त किया गया, लेकिन 2 कानून ऐसे रहे जिनका एकाधिकार कंपनी के पास रहा। एक तो चाय का व्यापार, दूसरा चीन के साथ का व्यापार। ये 2 अधिकार ऐसे थे जो आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, कोई दूसरी कंपनी नहीं। इस कानून ने, मतलब कि सन 1813 के चार्टर कानून ने, इस कानून ने भारत में कंपनी के शासित जो क्षेत्र थे, इन पर ब्रिटिश के राजा के प्रभुता को प्रकट करने को और उसे स्थापित करने को
बहुत ही ज़्यादा बल प्रदान किया। साथ ही साथ इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर के उनको प्रबुद्ध बनाने की अनुमति दी, अर्थात ईसाई मिशनरी अपने धर्म का यहाँ पर प्रचार कर सकते थे। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया और कर भुगतान नहीं करने पर उनको दंड देने का भी प्रावधान सन 1813 के चार्टर कानून के द्वारा दिया गया। इसके अलावा महत्वपूर्ण कानून है सन 1833 का चार्टर अधिनियम। सन 1833 का चार्टर अधिनियम बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से सन 1757, ठीक है ना, सन 1757 बंगाल का गवर्नर, सन 1773 बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर सन 1833 यह वह समय है जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये टाइमलाइन आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? एक 1773 बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर 1833 बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। उसके बाद सन 1858 जब भारत का गवर्नर जनरल वायसराय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो सन 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है? इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को शामिल कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से यह कहा जा सकता है कि पहला नियम है जिसके द्वारा भारत में एक ऐसी सरकार बनाई गई जिसका ब्रिटिश कब्जे वाला संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पूर्ण नियंत्रण में आ गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। इसने मद्रास और बम्बई के जो भी गवर्नर थे, इनकी जो भी विधायी शक्तियाँ थीं, इन्हें उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया। साथ ही साथ भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए। इसके साथ इसके अंतर्गत पहले से बनाए गए जितने भी कानून थे उनको नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने जितने भी कानून थे उनको एक्ट या अधिनियम के नाम से जाना गया। तो सन 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसने पूरे भारतीय क्षेत्र में एक व्यापक बदलाव किया। कौन कौन सा? पहली बात तो जितने भी क्षेत्र थे, चाहे वो बम्बई के थे, चाहे बंगाल मद्रास के थे, इन क्षेत्रों में जो भी विधायी शक्तियाँ थीं उनको उनसे वंचित कर दिया। साथ ही साथ जितने भी पहले से बनाए गए कानून थे उनको नियामक कानून कहते हुए नए कानूनों को एक्ट के नाम से संबोधित किया गया। सन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को यहाँ पर ही समाप्त कर दिया गया, जो कि आगे इम्प्रूव होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली जितनी भी गतिविधियाँ थीं उसे समाप्त कर दिया गया और इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले जितने भी क्षेत्र थे उसे ब्रिटिश राजशाही क्षेत्र और उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत कब्जे में ले लिए गए। साथ ही साथ सन 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो दो व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के पास छोड़े गए थे उन व्यापारिक एकाधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया, अर्थात चाय का व्यापार और साथ ही साथ चीन के साथ व्यापार, इसको भी छोड़ा गया। और इसी का एक रिजल्ट आता है, आपको बता दूं, सन 1734 में पहली बार दार्जिलिंग के अंदर चाय की खेती प्रारंभ की गई। सन 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इसके बाद सन 1793 से लेकर के सन 1753 से लेकर 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए जितने भी चार्टर थे इनके अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। क्यों भाई? क्योंकि ध्यान देते चलेंगे आप तो आप पाएंगे सन 1793, 20 साल के बाद 1813, 20 साल के बाद 1833, ठीक है ना, फिर 20 साल के बाद 1853, तो 20-20 साल के अंतर पर यह आता था। ये बात आपको पता ही चली है, ठीक है। तो यह 1793 से लेकर 20-20 साल पर आने वाला यह अंतिम और महत्वपूर्ण अधिनियम था, ठीक है ना। इसमें क्या क्या किया गया? पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और इसके तहत जितने भी परिषद थे इन परिषदों में 6 नए पार्षद और जोड़े गए और इन्हें विधान पार्षद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया और इसने वही प्रक्रियाएं अपनाई
जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया और इसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत पड़ी। और इसने कंपनी के शासन को विस्तारित किया। किसने? सन 1853 के चार्टर अधिनियम ने। और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। इसने सिविल सेवकों के जो भी भीतर चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की शुरुआत यहाँ से की गई और इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। और सन 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद ने स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया और गवर्नर जनरल की 6 नए सदस्य इसके अंदर शामिल किए गए और 4 का चुनाव बंगाल से, मद्रास से, बम्बई से तथा आगरा की स्थानीय सरकारों के द्वारा किया जाना था। तो इस तरीके से सन 1853 का चार्टर अधिनियम काम किया। यहाँ से जब 1858 ईस्वी में क्रांति हो जाती है तो ब्रिटिश एम्पायर ने संपूर्ण कंपनी की ताकत को अपने अंदर लेने का प्रयास किया और पहली बार सन 1858 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के बाद एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बड़ा विद्रोह पूरा भारत, पूरा इंग्लैंड देख चुका था और इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा बदलाव जरूरी था भारत के अंदर शासन में। तो इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण वास्तव में सन 1857 के विद्रोह के बाद किया गया और जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहते हैं, कुछ भी कह लें, वो मुद्दा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ने का। तो इसके द्वारा क्या क्या आखिर कानून बनाए गए उसे आज थोड़ा सा समझते हैं। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया और भारत की द्वैध प्रणाली को यहाँ से समाप्त कर दिया गया। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का पद बदल करके वायसराय कर दिया गया। वास्तव में वायसराय का मतलब क्या था? वॉइस ऑफ रॉयल मतलब कि जो राजशाही की आवाज़ थी, सीधा उनका प्रतिनिधि होगा वायसराय, ठीक है ना। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया और ये ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होगा और लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बनाए गए। जो नया पद बना इसके साथ इसकी हेल्प के लिए एक नया पद बनाया गया जिसे हम भारत का राज सचिव कहते हैं। इस पद का सृजन किया गया और भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण व शक्ति राज सचिव में निहित की गई और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो यहाँ पर शासन को चलाने के लिए अब 2 नए पद बनाए गए, एक वायसराय और एक जिसे हम कहते हैं भारत का राज्य सचिव, जिसे हम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है ना। तो जो वायसराय होता था ये भारत में रहता था, लेकिन जो सेक्रेटरी होता था वह ब्रिटेन में रहता था और वह किसके प्रति उत्तरदायी था? तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो अगर पूछा जाए कभी प्रश्न कि सन 1858 के द्वारा सृजित किया गया नया पद अर्थात भारत का राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी था? उत्तर होगा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था। किसका सदस्य होता था? ये भी आपको महत्वपूर्ण याद रखना चाहिए। तो भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया और यह जो परिषद था वास्तव में सलाहकार परिषद था। मतलब इसके द्वारा दिए गए जो भी मत हैं वह जो सचिव था मानेगा कि नहीं मानेगा यह पूर्णतः उसके स्वविवेक पर आधारित था। इस कानून के तहत भारत सचिव का परिषद का गठन किया गया और यह एक निगमित निकाय थी और उसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। किस पर? सचिव पर, ठीक है। इसके बाद आता है सन 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो सन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन को चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि असंतोष बढ़ता जा रहा है और भारतीय अगर सहयोग नहीं करेंगे और भारतीयों को अगर गाजर नहीं पकड़ाया जाएगा अर्थात लॉलीपॉप नहीं पकड़ाया जाएगा तो भारतीय कभी भी हमको कोऑपरेट नहीं करेंगे और फिर भारत के अंदर हमारा दिन ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। और इसी के तहत इसी को सोचते हुए सन 1861 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया। इस सहयोग नीति के तहत
ब्रिटिश संसद ने 1861 में, 1892 में और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। तो 1861 का जो अधिनियम था, इसके तहत क्या किया गया, आइए समझते हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत की गई और इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपने अंदर शामिल किया, अपने कैबिनेट में शामिल किया। एक थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराजा और तीसरे थे सर दिनकर राव। इनको विधान परिषद के अंदर मनोनीत किया गया कैनिंग के द्वारा। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः दे दिया। साथ ही साथ उन्हें कहा कि अब आप अपने कानून स्वयं बना सकते हैं, अर्थात जो शक्ति का केंद्रीकरण हुआ था, उसका विकेंद्रीकरण यहाँ से थोड़ा सा शुरू हुआ। अर्थात बंगाल के साथ साथ बम्बई और मद्रास के भी प्रेसिडेंसीज अब अपनी शक्तियाँ पुनः प्राप्त कर चुके थे सन 1861 के द्वारा। अर्थात थोड़ा सा ब्रिटिश जो सरकार थी वह लेवरेज हो रही थी। इस प्रकार इस रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा सन 1773 ईस्वी में शुरू किया गया जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी, उसको यहाँ पर विकेंद्रीकरण के रूप में बदलने का प्रयास किया गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण ही 1937 के अंदर प्रांतों में संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई थी। ये आगे का विषय है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेंशन करते चलते हैं। इसके साथ ही साथ और क्या किया गया, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के अंदर क्रमशः सन 1862 में अर्थात बंगाल में, 1866 में उत्तरी सीमा प्रांत में, 1897 ईस्वी में पंजाब में परिषदों का गठन किया गया। इसके अंदर वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यहाँ से थोड़ा कनेक्ट कीजिए अपने अनुच्छेद 123 को। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। कुछ उसी तरीके से यहाँ पर सन 1861 ईस्वी में यह ताकत दे दी गई थी। अब यहाँ पर अगर आईएएस का एक सवाल देखने की कोशिश की जाए तो समझ में आएगा कि वास्तव में प्रश्न इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि वास्तव में यहाँ पर प्रश्न ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति वास्तव में भारतीय संविधान में कहाँ से मिलती है। तो उत्तर होगा सन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से। ध्यान दीजिएगा, ऐसे पॉइंट भी महत्वपूर्ण होते हैं और ये किसी किताब में आपको ऐसे मिला हुआ देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपको कनेक्ट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके द्वारा क्या किया गया, और इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह की होती थी। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, मतलब 1861 ने, इसने का मतलब 1861 ने लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 ईस्वी के प्रारंभ में पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी और इस पोर्टफोलियो प्रणाली के द्वारा जो वायसराय की परिषद थी, इसका एक सदस्य या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था और उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो पोर्टफोलियो कानून यही था, ठीक है। तो 1861 में एक व्यापक बदलाव किया गया। 1861 का सीधा संबंध अनुच्छेद 123 से है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। हालांकि जो बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था यहाँ पर भी। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि किया और बजट के अंदर जो भी बजट बनाए जाते थे उसमें बहस करने और कार्यपालिका में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। जो विधान परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था उनको ये अधिकार क्षेत्र बढ़ाए गए। इसमें केंद्रीय विधान परिषद, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की भी शक्ति प्रदान थी। अर्थात जो केंद्रीय विधान परिषद बनाया जा रहा था उसके अंदर किनको शामिल किया जा सकता था। तो यहाँ पर जिला परिषद के सदस्य, नगर पालिका के, विश्वविद्यालय के जो व्यापार संघ होते थे उनके, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनके सदस्यों को शामिल
करने की यहाँ पर शक्ति प्रदान थी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विभाग परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। लेकिन बाद में यहाँ पर जो चुनाव शब्द था इसका प्रयोग अधिनियम में नहीं किया गया था और इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता था। अर्थात 1892 ईस्वी में क्या किया गया कि जो भी परिषद बनाई गई थी उस परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान और भी ज़्यादा विस्तारित किया गया। फिर आता है जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसका नाम है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस समय भारत के अंदर मॉर्ले मिंटो सुधार जब आता है तो लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, इसीलिए इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इसने क्या क्या बात की, इसने केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थे इनके आकार में काफ़ी वृद्धि की। कैसा वृद्धि? जो केंद्रीय परिषद थी इनकी संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दी और प्रांतीय विधान परिषदों में भी इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। जैसे कि देखा जा सकता है कि जो बजट पर अधिकार यहाँ पर दिए गए थे, सिर्फ 2 अधिकार दिए गए थे, एक बहस करने का और प्रश्नों का उत्तर देने का। तो इसमें वृद्धि करते हुए अब अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट का संकल्प रखना, ये शक्तियाँ भी बढ़ा दी गईं। इसके द्वारा केंद्रीय परिषद के अंदर सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की अनुमति के आवश्यकता यहाँ पर पड़ती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का भी प्रावधान दिया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने और इन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वह यह था कि मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और इसी वजह से मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेगा ऐसा कानून बनाया गया और इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को भारत में फैलाने का कार्य किया। इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। सीधा सवाल है कि किसे भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? उत्तर होगा लॉर्ड मिंटो। तो क्या थी आखिर ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली? इसमें यही प्रावधान था कि मुस्लिम सदस्यों को सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही मतदान करेगा, हिंदू नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये प्रावधान था। इसके बाद सन 1919 का नियम आता है। तो इसकी जो घोषणा की गई वास्तव में 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया और इसे वास्तव में 1921 में लागू किया गया। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। वास्तव में इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों है? क्योंकि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय 2 विषय बनाए और इन विषयों को अलग कर दिया और अलग करके राज्यों और केंद्रों में इसे बांटा। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब यहाँ से एक और कनेक्शन मैं आपको देता हूँ। 7वीं अनुसूची जिसके अंदर आपको राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची मिलती है, उसका पहला जो दृष्टांत है वह 1919 में मिलता है जब विषयों का बंटवारा किया गया। जैसे 7वीं अनुसूची में आज के समय में 3 विषयों का बंटवारा किया गया है ना, राज्य के विषय, केंद्र के विषय और समवर्ती विषय, जिसमें कि दोनों काम कर सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। तो वह पहला जो प्रमाण देखा गया वह 1919 में देखा गया। यह याद रखिएगा कि 7वीं अनुसूची में जो विषयों का बंटवारा है यह वास्तव में भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 से लिया गया है। ठीक है, तो इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों को गवर्नर के पास रखा गया और इस कार्य में वह मंत्रियों की सहायता लेता था।
जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरा आरक्षित विषय था, जिस पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। तो दो तरीके के विषय बनाए गए, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर जो शासन करता था उसमें वह मंत्रियों की सहायता लेता था और यह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे हस्तांतरित के लिए। लेकिन आरक्षित के लिए वह कार्यपालिका का परिषदों की सहायता लेता था, लेकिन वे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की जो यह दोहरी व्यवस्था थी, इसे उस समय द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। वास्तव में इसे डायआर्की के नाम से जाना जाता था उस समय। ठीक है, हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही और इस अधिनियम के अंदर पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को शुरू किया गया। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि राज्यसभा और लोकसभा के गठन का भी प्रावधान सन 1919 से ही आया है। इन दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इस कानून ने संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार प्रदान किया और इसने जो 1909 में सांप्रदायिकता थी सिर्फ मुसलमानों तक, वह सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए भी यह पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने लंदन के अंदर भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव के द्वारा किए जा रहे जो भी कार्य थे, इनको उच्चायुक्तों को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम बहुत ही बड़ा था और इसने ही भारतीय संविधान में सबसे अहम रोल प्ले किया। तो यह एक मील का पत्थर साबित हुआ, लंबा था और इसके द्वारा सन 1858 के द्वारा स्थापित किया गया जो भारत परिषद था, इसे समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। और इंग्लैंड में भारत सचिव के जो सलाहकार थे, इन टीमों को इसमें शामिल कर लिया गया। मतलब जो सलाहकारों की टीम के साथ इसको मिला लिया गया। ठीक है, जो कि भारत परिषद बनाई गई थी सन 1858 में। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की और इसके द्वारा राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। साथ ही साथ इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया, जो कि सन 1919 में अधूरा था। अब उसे यहाँ पर पूरी तरीके से एकदम अलग कर दिया गया। तो पूर्णतः सन 1935 से आपको ये 7वीं अनुसूची का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं, अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब जो कि ना तो संघ में गई, ना तो राज्य में गई, ना तो समवर्ती में गई, उन शक्तियों को वायसराय को दे दिया गया। ओके, इसके जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की गई थी, उसे भी यहाँ पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और यह प्रांतीय व्यवस्था, यह जो द्वैध शासन था, इसे वास्तव में केंद्र के अंदर शामिल कर दिया गया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार दिया गया। और इसके अतिरिक्त अधिनियम में राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की शुरुआत की गई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना आवश्यक हो गया और यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में वापस इसे समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र के अंदर द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया। केंद्र के अंदर द्वैध शासन प्रणाली का मतलब वास्तव में 1919 में द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों में लागू किया गया था, लेकिन सन 1928 ईस्वी में जो साइमन कमीशन आया, उसने बताया कि प्रांतों में यह द्वैध शासन प्रणाली जो है वह सफल नहीं होगी। तो इसलिए 1935 में इसी कानून को, मतलब द्वैध शासन प्रणाली को उठा करके केंद्र स्तर पर लागू कर दिया गया। और इसका परिणाम क्या निकल कर आया? संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान भी ज़्यादा लंबे समय तक लागू नहीं रह पाया। इसके तहत 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई और वे 6 कौन कौन थे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश, असम। इसके अंदर द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। ओके, इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार यहाँ पर सौंपा गया सन 1935 के अधिनियम के द्वारा।
इसने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की और साथ ही साथ इसके द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। वास्तव में सन 1909 में जो सांप्रदायिकता था यह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों तक सीमित था। 1919 में यह व्यवस्था सांप्रदायिक निर्वाचन की यह मुसलमानों से सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों तक शामिल किया गया। फिर 1935 में इसे दलितों, मजदूरों और महिलाओं के लिए भी पृथक कर दिया गया। तो सन 1909 से लेकर के लगातार जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी इसको चलाया गया अलग अलग पैमाने पर। तो पहले मुसलमानों के लिए, उसके बाद सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों, एंग्लो इंडियंस के लिए, उसके बाद ये महिलाओं, दलित और मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया गया। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वास्तव में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था ली आयोग की सिफारिश पर। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए आरबीआई की भी स्थापना की गई यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। और इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकार दिया। फिर आता 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके द्वारा संसद के अंदर 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 को यह स्वीकृति दी गई। और इस अधिनियम के अंदर 20 धाराएं थी और इसके जो प्रमुख प्रावधान थे उसमें यही था कि 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। और 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार अपना सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों को संविधान सभा को सौंपा जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों को एक एक गवर्नर जनरल दिए जाएंगे और इनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। तो जो संविधान सभा हमारी स्थापित हुई उसने विधानमंडल के तौर पर भी काम किया। जब संविधान सभाएं संविधान का निर्माण करती थीं तो वह विधानमंडल के रूप में कार्य किया करती थी। यहाँ पर एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद जी। आप जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन जब संविधान सभा विधानमंडल के तौर पर काम करती थी तो उस समय इसकी अध्यक्षता कौन करता था? अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा जो शासन था वह जब संविधान सभा के द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक 1935 के अधीन ही यह चलेगा, ऐसा प्रावधान भी किया गया। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया और उनको भारत या पाकिस्तान या किसी भी अधिराज्य में शामिल होने का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि आप चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इस तरीके से भारत के अंदर संविधान का निर्माण शुरू हुआ। तो भारत के अंदर संविधान के निर्माण में अब भारत के अंदर संविधान सभा की स्थापना होगी और संविधान सभा की स्थापना के बाद भारत के अंदर संविधान का निर्माण शुरू होगा। तो यह जो लेक्चर होगा वह अगले क्लास में हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए और अपने कमेंट और फीडबैक ज़रूर दीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं माई एग्ज़ाम अड्डा ऑफिशियल चैनल पर जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।